नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आपको क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न जो है वो थोड़ा लेंदी है, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद उत्तर दीजिएगा। तो आप वीडियो को पॉज भी करके आराम से प्रश्न को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात की बात की गई है। किसकी बात की गई है? डेट जीडीपी रेशियो की, याद रखिएगा, जिसको कि हम डेट टू जीडीपी रेशियो भी कहते हैं। किसी देश के सार्वजनिक ऋण की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के स्तर को दर्शाता है। अभी तो एकदम सिंपल सी चीज है जो कि इसको डिफाइन करी है। क्या? जब हम ऋण सकल घरेलू अनुपात की बात कर रहे हैं, ठीक है, डेट मतलब क्या होता है? ऋण होता है। जीडीपी को हम क्या कह रहे हैं? सकल घरेलू उत्पाद कह रहे हैं, इनके रेशियो की बात कर रहे हैं। किसी देश के सार्वजनिक ऋण की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के स्तर को दर्शाता है। एकदम सही है। ये क्या करता है? ये कंपेयर करता है कंट्रीज के पब्लिक डेप्थ को जीडीपी के टर्म्स में, ठीक है, एकदम सही है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये एक ऐसा मैट्रिक है दैट कंपेयर्स अ कंट्रीज पब्लिक डेट टू इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंपेयर करता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, उसी चीज को डिफाइन कर रहा है। अब देखिए, उच्च ऋण जीडीपी अनुपात वाले देश को आमतौर पर बाहरी ऋण का भुगतान करने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। अब क्लास आप मुझे ये बताइए कि हाई डेट रेशियो होगा अगर, तो क्या कंट्रीज को ऋण को चुकाने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर किसी के ऊपर ज्यादा ऋण है, ठीक है, उसने ज्यादा ऋण लिया है, तो उसको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा ना। अगर ऋण कम होगा तो उसको कम कठिनाई से वो पैसे को वापस कर सकता है। अब आप अपने आप को रख के सोचो, अगर आपने अपने किसी दोस्त से 10 रुपए लिए हैं, ठीक है, तो आप उसको 10 रुपए लौटा सकते हो। और यहीं पर अगर आपने अपने दोस्त से करोड़ों रुपए ले लिए हैं और आपकी जो सैलरी है वो लाख में है, चलो 1000 में है, तो आप इन करोड़ों रुपए को कैसे उसको दे पाओगे? आपको देने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है? उच्च ऋण जीडीपी अनुपात वाले देश को आमतौर पर बाहरी ऋण का भुगतान करने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर ये गलत है, उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा, अगर उच्च ऋण जीडीपी अनुपात है तो। यहाँ पे आपका सेकेंड स्टेटमेंट गलत है और जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये आपका सही है। अब देखो क्लास, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन आपका लेंदी था, ठीक है, पहला तो लेंदी देख के कि अरे बाप रे बाप इतना बड़ा क्वेश्चन है, आधे बच्चे डर गए होंगे, आधे स्टूडेंट्स डर गए होंगे। दूसरे स्टूडेंट्स ने देखा हुआ, अरे ये तो इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ये तो हमसे लगता ही नहीं है।
आधे से ज्यादा बच्चे फिर डर गए होंगे। तो जब ये दोनों चीजें एक साथ मिल गई तो आप लोग एकदम घबरा गए, आपने कहा हमसे तो ये क्वेश्चन नहीं लगेगा। लेकिन अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या डिफिकल्टी थी? कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी। डेट जीडीपी रेशियो को डिफाइन कर दिया कि यहाँ पर हम डेट को फाइंड आउट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ जीडीपी, एकदम सही है। दूसरा बोल दिया अगर किसी का डेट जीडीपी रेशियो ज्यादा है तो उनको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती है रिपेइंग द एक्सटर्नल डेट। अरे तो कॉमन सेंस की बात है, अगर जो डेट है जीडीपी रेशियो वो आपका हाई होगा तो डिफिकल्टी होगी एक्सटर्नल डेट को पे करने में ना, तो उधार पे करने में। तो देखो कितना आसान प्रश्न था। तो बिल्कुल भी पेपर में आप लोग पैनिक नहीं करेंगे, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ। क्वेश्चन लेंदी है, अगर लेंदी क्वेश्चन से डर लगता है तो 2 मिनट रुक जाना, एक गहरी सांस लेना, 2 मिनट मत रुकना। 2 मिनट में तो क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ना है, बोलने का तरीका होता है, जल्दी से गहरी सांस ले लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद कहना कि मैं इस प्रश्न को पढ़ूंगा, क्योंकि जो लेंदी प्रश्न होते हैं वो ज्यादातर आसान प्रश्न होते हैं, बस आपको परेशान करने के लिए दे दिया जाता है। तो बिल्कुल भी आप लोग घबराएंगे नहीं, इसीलिए मॉक टेस्ट बार बार लगाइए, क्योंकि ये आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर करता है। यहाँ पर ए सही है, मैं इससे ज्यादा समय आप लोग का नहीं लूंगी, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न अब हम देखते हैं। देखिए अब ये कितना बड़ा प्रश्न है, ये भी इकोनॉमी का प्रश्न है और बड़ा प्रश्न है, फिर बहुत तेज डर लगा होगा, लेकिन आराम से एक गहरी सांस लीजिए और आराम से इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करिए। यहाँ पर परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के संबंध की बात की गई है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की बात की गई है, ठीक है। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की स्थापना, यहाँ पर देखिए सेक्युरिटाइजेशन एवं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एवं इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंस्टीट्यूट एक्ट, यहाँ पे हम इसको सरफेसाई एक्ट कहते हैं। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा फुल फॉर्म समझ में आएगा। देखिए ये आपका क्या है, सरफेसाई एक्ट, बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जब हम एस की बात कर रहे हैं तो ये सेक्युरिटाइजेशन, ठीक है, सेक्युरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट इसे हम कहते हैं, ठीक है, के माध्यम से की जाती है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आर एस्टैब्लिश अंडर द सरफेसाई एक्ट 2002। फिर दूसरा दिया गया है सेबी के द्वारा परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों में विदेशी निवेश से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। प्रोविजन रिलेटेड टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैज बीन मेड बाय सेबी। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जब हम सरफेसाई एक्ट के बारे में बात करते हैं तो एक चीज बस एकदम सिंपल उसमें सुनिए। 2002 के पहले अगर हम देखें तो आपको पता है जो बैंक है वो लोगों को लोन देता है, ठीक है। बैंक क्या करता है, हमें आपको लोन देता है। अब हमने बैंक से एक बड़ा लोन ले लिया लेकिन हमने बैंक को वापस नहीं किया उसका पैसा, तो वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। ये चीज पता है ना। देखिए जब भी बैंक हमको लोन देता है क्लास, बैंक अपने कस्टमर को जब लोन देता है तो यहाँ पर कस्टमर को तो पैसा मिल गया, अब कस्टमर की भी जिम्मेदारी होती है विद इंटरेस्ट उसके पैसे को वापस करना बैंक को उसका पैसा वापस करोगे ना। लेकिन यही कस्टमर जब बैंक को उसका पैसा नहीं वापस करता है तो ये आपका एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, जिसको कि हम नॉन परफॉर्मिंग परिसंपत्ति, मतलब परिसंपत्ति की बात कर रहे हैं, एसेट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक के पास 2002 के पहले इतना पावर नहीं था कि वो कस्टमर का कुछ बिगाड़ सके, लेकिन 2002 के बाद बैंक के पास ये पावर आ गया कि अगर कोई कस्टमर उसका लोन नहीं दे पाता है तो वो उसके घर पे जाके बैंक के 2-3 अधिकारियों को भेजकर और कह सकता है, मतलब ऐसे छापा नहीं, ऐसे नोटिस दे सकता है कि अगर आपने हमारा लोन वापस नहीं किया जो आपने हमसे लिया था तो हम आपकी परिसंपत्ति जो है या कोई भी एसेट है उसको हम क्या कर लेंगे, हम ले लेंगे। अगर आपने कार लोन लिया है, ठीक है, तो हम आपकी गाड़ी उठा के लेके चले जाएंगे, ठीक है। अगर आपने वो घर के लिए लोन लिया था और आप पैसे नहीं दे पा रहे तो हम आपके घर पे नोटिस लगा देंगे। तो यही पावर सरफेसाई एक्ट के बाद बैंक्स को मिला, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्रोविजन रिलेटेड टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैव बीन मेड बाय सेबी। ये आपका क्या है, गलत है।
सेबी के द्वारा परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों में विदेशी निवेश से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? नहीं, ये हमारे सेंट्रल बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों में विदेशी निवेश से संपत्ति प्रावधान भी किए गए हैं, ना कि सेबी द्वारा। तो ये आपका गलत है, दूसरा आपका, पहला आपका सही है। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा है तो ए आपका सही हो गया। तो सरफेसाई एक्ट आपको पता चल गया ना, सरफेसाई एक्ट क्या है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा था, तो ए आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत को राज्य का संघ कहा गया है, इसका अर्थ यह है कि भारतीय राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा आपको दिया गया, भारत पूर्ण रूप से एक है एवं राज्यों को प्रशासनिक व्यवस्था के कारण अलग स्तरों पर बांटा गया है। तीसरा आपको दिया गया, भारत के राज्य अमेरिका की तरह किसी संधि या समझौते का परिणाम है। ठीक है, अमेरिका की तरह किसी संधि या समझौते का परिणाम है। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए क्लास, सबसे पहले अगर हम देखें इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये आपको पता है। जब हम आर्टिकल 1 पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं ना, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। दिस मीन इंडियन स्टेट डू नॉट हैव राइट टू सक्सीड फ्रॉम द यूनियन। मतलब आपको पता है हम भारत है, अगर ये पूरा हमारा भारत है, इसको हम इंडिया मान के चल रहे हैं, इंडिया एज अ कंट्री। तो इंडिया एज अ कंट्री में आपके बहुत ढेर सारे स्टेट्स हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे स्टेट्स किसके अंडर में आते हैं? एक यूनियन के अंडर में आते हैं, हमारे सेंटर के अंडर में आते हैं। और आपको पता है कि इन स्टेट्स के पास ये पावर नहीं है कि ये इस यूनियन को छोड़कर अलग हो जाए। ठीक है, फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भारत में भी फेडरलिज्म है और अमेरिका में भी फेडरलिज्म है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर जो है वो उसके पास ज्यादा पावर है स्टेट्स से जब हम भारत की बात करते हैं। लेकिन यूएसए जो कि एक फेडरेशन है, यहाँ पर सेंटर और स्टेट्स के पास इक्वल पावर है, हम कह सकते हैं। यहाँ पर जब भी ये स्टेट्स चाहें सेंटर को छोड़कर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे भारत में स्टेट कभी भी सेंटर को छोड़कर अलग नहीं हो सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। हाँ, बहुत से स्टेट हैं हमारे भारत में। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि भारतीय राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी स्टेट अगर चाहे भी तब भी वो भारत से अलग नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम यूएसए के फेडरेशन की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर सेंटर और स्टेट के पास इक्वल ही पावर होती है। कोई भी स्टेट चाहे कभी भी यहाँ पर अलग हो सकता है। भारत पूर्ण रूप से एक है एवं राज्यों को प्रशासनिक व्यवस्था के कारण अलग अलग स्तरों पर बांटा गया। एकदम सही है। भारत को अगर हम देखें तो पूर्ण रूप से ये एक ही एंटिटी है। यहाँ पर स्टेट को हमने डिफरेंट स्टेट्स को इसलिए डिवाइड किया फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। भारत के राज्य अमेरिका के राज्यों की तरह किसी संधि या समझौते का परिणाम है लिखा है। नहीं, यहाँ पर किसी संधि और समझौते का परिणाम नहीं है। हमने बताया ना, यूएसए में ये जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं वो एक साथ एक समझौता करके एग्रीमेंट के थ्रू एक यहाँ पर ये फेडरेशन फॉर्म करती हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमारे जो स्टेट्स हैं वो कभी भी यूनियन से अलग नहीं हो सकते। यहाँ पर ये कंट्रीज जब भी चाहें यूनियन से अलग हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये ट्रिटी के तहत गए रहते हैं, यहाँ पर ट्रिटी के तहत नहीं गए रहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा सही है, लेकिन तीसरा आपका गलत है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई क्लास। देखिए, भारत को राज्यों का संघ कहा गया। इसका अर्थ यह है कि भारतीय राज्यों को संघ से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश कहे कि हमको भारत से अलग होना, अरे नहीं अलग हो सकते तुम लोग, या कोई भी स्टेट भारत से अलग नहीं हो सकता है। तथा भारत के राज्य अमेरिका के राज्यों की तरह किसी संधि या समझौते का परिणाम नहीं है। हमारे यहाँ कोई एग्रीमेंट तो स्टेट्स ने किया नहीं है कि आज हम भारत के साथ है, कल हम जाएंगे दूसरी कंट्री को ज्वाइन कर लेंगे या फिर हम अलग एक स्वतंत्र देश बनेंगे। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, एक चीज समझिएगा। तथा भारत पूर्ण रूप से एक है एवं राज्यों को प्रशासनिक व्यवस्था के कारण अलग स्तरों पर बांटा गया है। ये चीज क्लियर हो गई। अनुच्छेद 1 में अगर हम देखेंगे तो भारत में 3 श्रेणियों की बात की गई है। ठीक है, 3 श्रेणियों एवं राज्य क्षेत्रों के संघ क्षेत्र भारत सरकार द्वारा अधिकृत किए जाने वाले
क्षेत्रों के रूप में बांटा गया। भारत को 3 श्रेणियों एवं राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और भारत सरकार द्वारा अधिकृत किए जाने वाले देशों के क्षेत्रों के रूप में बांटा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 2 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर संसद विधि द्वारा संघ में, यहाँ पर क्लास ध्यान दीजिएगा, कौन परीक्षा में पूछता है किसके पास ये अधिकार रहता है, तो अनुच्छेद 2 में क्या लिखा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, संसद, क्या लिखा है, संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों के प्रवेश और स्थानीय संबंधी प्रावधान कर नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करे तथा नए राज्यों का गठन करे। तो किसके पास अधिकार है, संसद के पास अधिकार है कि वो नए राज्यों का गठन करे, ठीक है, या फिर नए राज्यों को जोड़े। ठीक है, अनुच्छेद 3 को देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर फिर क्या लिखा है, संसद, क्या लिखा है, संसद किसी राज्य का क्षेत्र जो है, स्टेट का जो क्षेत्र है वो बढ़ा सकती है, सीमा को घटा सकती है, ठीक है, दोनों कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो संसद किसी राज्य के क्षेत्र घटा बढ़ा सकती है तथा किसी राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकती है। साथ ही किसी राज्य से अलग राज्य क्षेत्र अलग कर, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है, अलग अलग करके एक राज्य को 2 हिस्सों में डिवाइड करके अलग अलग राज्य भी बना सकती है, या फिर 2 पुराने राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य भी बना सकती है। तो ये सब अधिकार किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। कभी भी परीक्षा में पूछे कि प्रेसिडेंट के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास है, तो आप कहेंगे संसद के पास है, ठीक है, पार्लियामेंट के पास है। नए राज्यों के प्रवेश, गठन, नाम परिवर्तन को अनुच्छेद 368 का संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी हम किसी नए राज्य के प्रवेश की, गठन की या फिर उसमें उसके नाम के परिवर्तन की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम अमेंडमेंट वाला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 368, ये इसके तहत नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, इसका प्रयोग नहीं माना जाएगा। आपको पता है ना, संविधान के संशोधन की बात हमने आर्टिकल 368 में कही है, लेकिन याद रखिएगा जब भी किसी राज्य के प्रवेश, गठन या नाम के परिवर्तन की बात हम करेंगे, इसमें कोई चेंजेस करेंगे, तो वो इस प्रोविजन आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं है। बस इतनी चीज मुझे आपको बतानी थी, चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है क्लास। अगर कोई भी डाउट होता है, देखिए जब क्वेश्चन लेंथी होता है तो एक्सप्लेनेशन भी बड़ा होता है, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये ऑलरेडी आता हो, तो जिनको ये सब चीजें ऑलरेडी पता रहती है उनको ये लगता है कि मैम कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन जिनको चीजें नहीं पता रहती है उनको समझाना भी आवश्यक रहता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा आप वीडियो 10 सेकंड आगे बढ़ा लिया करिए। मेरी स्पीड और सब चीज तो यहाँ पर आप पे डिपेंड करता है कि लेक्चर को कितनी जल्दी सुनना है कि कितने धीमे सुनना है, तो आप लोग उसको आगे बढ़ा लिया करिए 10 सेकंड से 20 सेकंड से। लेकिन यहाँ पर जो 3-4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो आपको अपनी परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है। सबसे पहले किसको शक्ति दी गई है, तो यहाँ पे संसद को शक्ति दी गई है नए राज्यों के प्रवेश, गठन और नाम परिवर्तन की, और आप याद रखेंगे ये आपके अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। बस इतनी चीजें याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं चौथा प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से प्रश्न को पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रश्न को पढ़िए। यहाँ पर क्लास क्या है, संसदात्मक व्यवस्था कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिक के परस्पर संबंधों पर आधारित होती है। जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपका एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये चीज याद रखिएगा। आध्यात्मक शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण पर आधारित शासन प्रणाली होती है, जिसमें कार्यपालिका का प्रधान व्यवस्थापिक के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। जब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो आपकी बेस्ड होती है ऑन अ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो अकाउंटेबल नहीं होते हैं लेजिस्लेचर के प्रति। और तीसरा आपको दिया गया है, संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र तथा राज्य की सत्ता अपनी शक्ति संविधान से पाती है और राज्य केंद्र के अधीन न होकर समानता पर आधारित होता है। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल और स्टेट पावर जो होती है वो अपनी अथॉरिटी को कहां से डिराइव करती है, कॉन्स्टिट्यूशन से, और स्टेट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंटर बट बेस्ड ऑन इक्वालिटी। अब यहाँ पर तीनों को आप आराम से पढ़िए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, प्रश्न थोड़ा बड़ा है, ठीक है।
आप प्लीज क्लास वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब देखिए, जब भी हम बात करते हैं हम दो तरीके की सिस्टम की बात करते हैं, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं और एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं, संस्थात्मक व्यवस्था की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा जो भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो भी कार्यपालिका होती है, वो आपके लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होती है, अकाउंटेबल होती है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, जिसमें कार्यपालिका का प्रधान व्यवस्थापक के प्रति उत्तरदायी होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव जो होता है वो अकाउंटेबल होता है लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप होती है, परस्पर संबंध होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। याद रखिएगा, यही डिफरेंस है, यहाँ पर उत्तरदायी नहीं होते हैं, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर होती है। एग्जीक्यूटिव अपना कार्य करते हैं कार्यपालिका, और जो व्यवस्थापिका है, जो लेजिस्लेचर है आपकी, वो अपना कार्य करती है। तो ये आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये आपका भी सही हो गया। यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई है। अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण पर आधारित शासन प्रणाली होती है, जिसमें कार्यपालिका का प्रधान व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस होता है, इसमें उत्तरदायी होता है, इसमें उत्तरदायी नहीं होता है। अब फेडरल सिस्टम की बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि यूएसए में क्या है, एक फेडरेशन है, जहां पर कई स्टेट एक साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि हम एक साथ आकर, ठीक है, हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो सेंटर है और जो स्टेट है, जो सेंटर है, जो यूनियन है, उसके पास और स्टेट के पास इक्वल पावर होती है, और ये दोनों अपनी पावर कहाँ से डिराइव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं, संविधान से। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, दोनों के पास इक्वल पावर होती है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, डी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, ये भी काफी बड़ा है, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। देखिए क्लास, यूनेस्को की बात की गई है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज द क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क अंडर द कैटेगरी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट। ठीक है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क को यूनेस्को ने 2004 में प्रारंभ किया था। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क जो है उसको यूनेस्को ने 2004 में लॉन्च किया था, ये बोला गया है। और यूसीसीएन का उद्देश्य उन शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना है जो रचनात्मक को अपने शहरी विकास में एक रणनीति कारक के रूप में पहचानते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ यूसीसीएन इज टू प्रमोट कोऑपरेशन सहयोग among the cities that recognize the creativity as a strategic factor in their urban development। तो बताइए, ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है क्लास, लेकिन मैं आपको बता दूं पूरा सब सही दिया है इसमें। यहाँ पर यूनेस्को जो है वो रिकॉग्नाइज करती है किसको, यूसीसीएन को, जिसका की फुल फॉर्म क्या है, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, और ये लॉन्च किया गया था 2004 में, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और इनका जो मेन पर्पस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिया गया, उद्देश्य, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, 1 2 3 4 है। प्रश्न बड़ा है, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करिए। यहाँ पे एकदम जनरल स्टेटमेंट दी गई है और तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, छठवां प्रश्न, धन के निष्कासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन के निष्कासन के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ब्रिटेन से धन लाकर भारत में विभिन्न मतों पर खर्च करती है। दूसरा आपको दिया गया है, विदेशी पूंजी निवेश पर दिए जाने वाला ब्याज तथा उस पूंजी निवेश से प्राप्त लाभांश दोनों धन के निष्कासन के अंतर्गत आते हैं। मैं फिर पढ़ती हूँ इसको। अंडर द ड्रेन ऑफ वेल्थ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रॉट वेल्थ फ्रॉम ब्रिटेन टू स्पेंड ऑन वेरियस आइटम इन इंडिया। ठीक है, दूसरा दिया गया, द इंटरेस्ट पेड ऑन फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड द डिविडेंड अर्न फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट आर बोथ इंक्लूडेड इन द ड्रेन ऑफ वेल्थ। अच्छा क्लास, मुझे एक चीज बताइएगा, धन
के निष्कासन की बात की गई है। ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब हमारी कंट्री से वेल्थ को क्या किया जा रहा है, ड्रेन किया जा रहा है, निष्कासन किया जा रहा है, उसको लिया जा रहा है, ना कि हमारे यहाँ वेल्थ लाया जा रहा है। समझ में आ रहा है? ड्रेन में क्या हुआ, उसको खींचा आपने, उसको भारत से बाहर किया वेल्थ को, ना कि भारत में लाके डाला। जैसे बोला जाता ना कि गंगा का पानी ले जाके थेम्स में डाला जा रहा था इंग्लैंड में, तो गंगा का पानी थेम्स में ले जाके डाला गया, मतलब यहाँ की जो संपत्ति थी भारत की उसको ले जाके इंग्लैंड में दिया जा रहा है। तो धन के निष्कासन के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ब्रिटेन से धन लाकर भारत में विभिन्न मदों पर खर्च करती नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ब्रिटेन से धन लाकर कहा हमारे उस पर खर्च कर रही है। विदेशी पूंजी निवेश पर दिए जाने वाला ब्याज तथा उस पूंजी निवेश से प्राप्त लाभांश दोनों धन के निष्कासन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट हम फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे देते हैं, डिविडेंड जो अर्न करते हैं, वो सारे आपके इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड होते हैं ड्रेन थ्योरी में। ये आपका सही है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज समझिए, आपको पता है यहाँ पर भारत था, हमारा इंडिया था, ठीक है, यहाँ पर इंग्लैंड था अगर हम माने, ठीक है, ऐसे ही। तो यहाँ पर क्या होता था, भारत से जितना भी कच्चा माल होता था, रॉ मटेरियल्स होते थे, उसको इंग्लैंड में भेजा जाता था। ठीक है, इंग्लैंड में पूरे रॉ मटेरियल्स यहाँ से जाते थे। इंग्लैंड में आपका क्या आ रहा था, धीमे धीमे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, औद्योगिकरण आ रहा था। तो इन रॉ मटेरियल से आपके फाइनल गुड्स आपके बनते थे। ठीक है, और उन फाइनल गुड्स के लिए मार्केट कहाँ ढूंढी जा रही थी, इन्हीं जो आपकी कॉलोनीज थी वहां पर। मतलब भारत से रॉ मटेरियल ले जाके इंग्लैंड में प्रोसेसिंग हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, जो भी अच्छे अच्छे माल थे, और यहाँ पर जो फाइनल गुड्स मिल रहे थे उसको लाकर भारत के ही मार्केट में बेचा जा रहा था। जिससे क्या हो रहा था कि इंग्लैंड को तो अपना मार्केट मिल गया ना, उनको तो मार्केट ही चाहिए। आपने इंडस्ट्री लगाई है तो आपके यहाँ अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो आपको बेनिफिट कब होगा, जब आपके प्रोडक्ट बिकेंगे। और ये प्रोडक्ट कहाँ बिकेंगे, जहां पर आपने कॉलोनीज बनाई है। ठीक है, तो भारत में ले जाके चलो बेच भी दो अपने प्रोडक्ट को। इसीलिए याद करो, जब भारत में हम स्वदेशी की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम फॉरेन प्रोडक्ट्स का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको पता है ये अपने प्रोडक्ट्स, फाइनल प्रोडक्ट्स लाके हमारे यहाँ बेच रहे हैं और हाई प्राइस पे हमसे एक हाई इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। तो हम क्या स्वदेशी अपनाएंगे, हम अपने यहाँ निर्मित वस्तुओं को पहनेंगे। और दूसरी चीज क्या थी, आपने तो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके अपने मार्केट को हमारे यहाँ बना दिया और यहीं पे प्रोडक्ट बेचने लगे। लेकिन हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे बेचारे जो मतलब जो आपके जो क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट वाली जो इंडस्ट्रीज थी, आपने कॉटेज इंडस्ट्रीज उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। अगर भारत चाहता कि हमारे यहाँ का कोई प्रोडक्ट ले जाके आप इंग्लैंड में बेचिए, तो आप क्या करते थे, बहुत इंटरेस्ट लेते थे। तो वो प्रोडक्ट इतना महंगा हो जाता था कि बेचारा सेल ही नहीं कर पाता था। अब कोई महंगी चीज बहुत क्यों खरीदेगा, आपको हाई इंटरेस्ट हमें देना पड़ता था, लेकिन आप तो हमें इंटरेस्ट नहीं देते थे। तो ये क्या था, ये पूरा ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी था। ये चीज समझ में आ गया ना, तो यहाँ पर आपका बी सही है। ये चीज समझिए क्लास, जब भी हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों पे बात करते हैं। ठीक है, हम आयात और निर्यात दोनों पर फोकस करते हैं। ड्रेन थ्योरी में क्या होता था, हम चीजों को इंपोर्ट तो कर रहे थे, इनके फाइनल प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे थे, उनका आयात तो कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ से हमारे प्रोडक्ट्स का निर्यात आप नहीं होने दे रहे थे। और हमारे यहाँ जो छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनको आप क्या कर रहे थे, पूरी तरीके से खत्म कर दे रहे थे। ठीक है, इसी चीज को रोकने की प्रयास किया गया था स्वदेशी मूवमेंट में, जब बोला गया कि खादी का कपड़ा पहनो। ठीक है, जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं उनको पूरी तरीके से आप उसको मत यूज करो। अभी भी आप देखते हो, हम कहते हैं अगर हमें चाइना को बायकॉट करना है तो मेड इन चाइना के प्रोडक्ट्स को हमें नहीं खरीदना है, हमें उनको अपने भारत में मार्केट नहीं देना है। चलिए, 6 का बी आपका सही उत्तर है। 7 देखते हैं। क्लास बताइएगा कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा समय मेरे लिए लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैं आपसे मांग रही हूँ समय कि आप लोग मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि लेक्चर आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, चलिए 7वें प्रश्न को देखते हैं। युक्ति संगत कथनों पर आपको चुनाव करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को आपको चुनना है। तो बताइए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। विश्व स्तर पर लगभग 15% ज्वालामुखी रचनात्मक प्लेट के किनारों के सहारे तथा 80% विनाशात्मक प्लेटों के सहारे में पाई जाती है। चलिए, ये है। फिर दूसरा आपको दिया गया है, प्रशांत महासागरीय पेटी विनाशात्मक प्लेट के किनारों
के साथ विस्तृत है। इस पेटी में विश्व के 2/3 ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और थर्ड आपको दिया गया मध्य महाद्वीपीय पेटी मेखला के अधिकांश ज्वालामुखी विनाशी अभिसारी प्लेट के सहारे पाए जाते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। यहाँ पर क्या बोला गया है क्लास में फिर एक बार पढ़ लेती हूँ। ग्लोबली about 15% of volcanoes are found along the constructive plate margin and 80% along the destructive plate margin। तो यहाँ पर याद रखिएगा लगभग जो 15% ज्वालामुखी हैं वो रचनात्मक प्लेट के किनारों के सहारे तथा 80% विनाशात्मक प्लेटों के सहारे पाए जाते हैं। ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये एकदम करेक्ट है। अब अगला हम देखते हैं। फिर आपका क्या दिया गया है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी विनाशात्मक प्लेटों के किनारे के साथ विस्तृत है। ये भी आपका सही है। इस पेटी में विश्व के 2/3 ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये भी आपका सही है, ठीक है, एकदम सही है। मतलब सर्कम पैसिफिक बेल्ट अलोंग द डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कंटेन 2/3 ऑफ द वर्ल्ड वॉल्केनो। ये आपका सही है क्लास, ठीक है। आखिरी देखते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी मेखला के अधिकांश ज्वालामुखी विनाशी अभिसारी प्लेट के सहारे पाए जाते हैं। ये आपका क्या है, देखिए, मध्य महाद्वीपीय पेटी मेखला के अधिकांश ज्वालामुखी विनाशी अभिसारी प्लेटों के सहारे पाए जाते हैं। ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पर क्लास देखिए, आपको पूछा गया है इनमें से कौन सा करेक्ट है। एक मिनट, इसको ये ऑप्शन आपका गलत सेट किया गया है। यहाँ पर इसको आप सेट कर लीजिए ओनली 1, चलो ओनली 2 सेट कर लो, 1 and 2 सेट कर लो, ठीक है, और 1 2 3 सेट कर लो, ऐसे करके। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको कि तीनों ही ऑप्शन जो है वो आपके बिल्कुल सही हैं और डी आपका सही उत्तर होगा। याद रखिएगा क्लास, जो 15% जो आपके ज्वालामुखी हैं वो रचनात्मक प्लेट के किनारे पाए जाते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन के अलोंग, और जो 80% आपके हैं वो डिस्ट्रक्टिव प्लेट के अलोंग पाए जाते हैं। और जब हम सर्कम पैसिफिक बेल्ट की बात करते हैं तो ये आपके डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन की बात हम कर रहे हैं। और यहाँ पे 2/3 जो आपके एक्टिव वॉल्केनोज हैं वो यहीं पर मिलते हैं, ठीक है। और मोस्ट वॉल्केनो इन मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जो है वो आपके कन्वर्जेंट बेल्ट के अलोंग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका तीनों ही बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं 8वां प्रश्न। नॉर्थ चैनल श्वेत सागर एवं उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है। दूसरा है हॉर्मुज जो है वो जल संधि या फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। और तीसरा है सुंडा जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है। तो क्लास बताइए क्या सही है। देखिए यहाँ पर आप देखिए, जब हम नॉर्थ चैनल की बात करते हैं तो नॉर्थ चैनल जो है इसको आप इरिस सी ही करिए, इरिस सागर करिए। तो नॉर्थ चैनल जो है वो इरिस सी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, ये एकदम सही है, ठीक है। अगला हम देखेंगे, यहाँ पर जो हॉर्मुज जल संधि है वो फारस की खाड़ी पर्सियन गल्फ को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर सुंडा जल संधि की बात अगर हम करेंगे तो ये जावा सागर को, जावा सी को, ठीक है, इंडियन ओशियन से हिंद महासागर से जोड़ता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्लास आपका जो सही उत्तर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 1 2 3, तीनों सही है, ठीक है, तीनों आपका बिल्कुल सही है। तो उत्तर आपका हो जाएगा 1 2 3। इसको मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए नॉर्थ चैनल जो है, नॉर्थ चैनल की बात हम कर रहे थे। नॉर्थ चैनल आपके किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को इरिस सी से कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे इरिस सी आपको दिख रहा है, यहाँ पर अटलांटिक ओशियन दिख रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं गल्फ ऑफ हॉर्मुज की बात अगर हम करेंगे तो ये गल्फ ऑफ ओमान को, ठीक है, पर्सियन गल्फ से कनेक्ट कर रहा है, बिल्कुल सही है। जब हम सुंडा स्ट्रेट की बात करेंगे तो ये जावा सी को इंडियन ओशियन से कनेक्ट कर रहा है,
हिंद महासागर से कनेक्ट कर रहा है। तो तीनों ही आपका बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 मन में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार ने मुक्त व्यापार या हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। दूसरा है कंपनी की यह नीति इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के मद्देनजर अपनाई गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का विऔद्योगीकरण हुआ था और यह प्रक्रिया द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत तक जारी रही। तो यहाँ पर आपको बताना है सही कथन कौन सा है। तो भारत में जब हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के मद्देनजर कंपनी की नीति के परिणाम स्वरूप भारत का विऔद्योगीकरण हुआ था। यह प्रक्रिया द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत तक जारी थी। आपको पता है, यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पे आ रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आपका ब्रिटेन में आ रहा था। भारत में क्या था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था। अंग्रेज ये तो कर नहीं रहे थे कि भारत में आके वो नई नई इंडस्ट्रीज लगा रहे थे। अगर वो भारत के इतने हितैषी होते और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेस चल रहा था, तो वो इंग्लैंड में क्यों रॉ मटेरियल्स को ले जा रहे थे, कच्चे माल को? वो भारत में ही क्यों नहीं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश कर दी और भारत में ही उन रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट्स को अपने यहाँ ले जाके बेचे? उनके लिए सस्ता पड़ता ना। जहां पर रॉ मटेरियल से, जहां पर कच्चा माल मिल रहा है, अगर आप इंडस्ट्री वहीं लगाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा ना। तो अंग्रेजों ने ये काम क्यों नहीं किया, ये सोचिए थोड़ा सा, ठीक है। उन्होंने क्यों रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल भारत से ले जाके ब्रिटेन में लेके गए और वहां पे इंडस्ट्रीज लगाई और वहां पर लोगों को, मतलब वहां पर फाइनल प्रोडक्ट बनाया और उसको ले आके भारत के मार्केट में बेचा? तो इसके पीछे क्या था, ड्रेन वेल्थ थियरी थी, जो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर आप भारत में इंडस्ट्री लगाते तो लोगों को रोजगार मिलता ना, भारत के लोगों को, ठीक है। यहाँ पे भारत का डेवलपमेंट होता ना। उनको भारत का डेवलपमेंट तो नहीं करना था, उनको भारत से पैसे खींचने थे, ठीक है, इसी वजह से। तो यहाँ पर देखिए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड और नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है। ये ठीक है, फ्री ट्रेड पॉलिसी थी, तो वो क्या करते थे, उन्होंने अपने लिए फ्री ट्रेड पॉलिसी रखी थी कि हम यहाँ पे कोई भी टैरिफ हमको नहीं देना पड़ेगा, हम अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट भारत में लाके बेच सकते हैं। अगर वो भारत को टैरिफ देते तो क्या होता, तो भारत को पैसे मिलते ना, तो उनको भारत को तो पैसे देने नहीं है। तो पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड और नॉन इंटरफेरेंस की बात की, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर हम द पॉलिसी वॉज एडॉप्टेड बाय द कंपनी इन द लाइट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड विच रिजल्ट इन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। भारत में जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, जो कुटीर उद्योग थे, उसको पूरी तरीके से इन्होंने खत्म कर दिया, जो छोटे छोटे उद्योग थे, ठीक है। इसीलिए सब लोग कहते स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, खादी पहनो, जो भारत में निर्मित वस्त्र हैं उसको प्रमोट करो। बाद में आप देखते हैं 1905 के समय में तो पूरा इन्होंने ये खत्म कर दिया। ये भी बिल्कुल सही है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द स्टार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपका सही क्या है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 सही है। को हम देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। नवाबगंज, बखीरा, समान, पार्वती। तो आप बताइए सही उत्तर क्या होगा। पार्वती रंगा की हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, गोंडा में। डी का सेकंड तो आपको एक ही जगह दिया गया है। नवाबगंज पश्चिमी बिहार की बात करेंगे, उन्नाव, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, बखीरा पश्चिमी बिहार, संत कबीर नगर। और समान पश्चिमी बिहार की बात करेंगे तो ये आपका मैनपुरी। तो बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव तस्करी में शामिल है, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की गई है। आर्टिकल 23 में क्या क्या शामिल है, देखिए। पहला आपको दिया गया है पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को समान की तरह बेचना और खरीदना। दूसरा आपको दिया गया है महिलाओं और बच्चों का अनैतिक व्यापार, जिसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है लेकिन देवदासी प्रथा शामिल नहीं है। और आखिरी आपको गुलामी दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, तो जब हम 23 अनुच्छेद की बात करते हैं तो इसके अंदर मानव तस्करी में शामिल होते हैं महिला, पुरुषों और बच्चों को समान की तरह बेचना और खरीदना, एज एन ऑब्जेक्ट, एज अ कमोडिटीज, उनको बाय करना और सेल करना, ये आपका इसमें शामिल होता है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो देवदासी प्रथा, गुलामी भी इसमें शामिल होती है। महिलाओं और बच्चों का अनैतिक व्यापार, जिसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है लेकिन देवदासी प्रथा शामिल नहीं है, ये आपका गलत है। क्यों, क्योंकि गुलामी, देवदासी प्रथा ये सब शामिल होता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा।
और ये आपका दूसरा आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? पहला होगा और तीसरा आपका सही है। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। सी जो है वो आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव तस्करी में शामिल है पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को समान की तरह बेचना और खरीदना, वेश्यावृत्ति सहित महिलाओं और बच्चों का अनैतिक व्यापार और देवदासी प्रथा तथा गुलामी प्रथा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यहाँ पर इसको आप सी करिए। ठीक है, क्या शामिल नहीं है? अच्छा, इनकरेक्ट पूछा है, गलत कोड का चयन बोला है क्लास। देखिए, यही चीज गलती आप लोग से भी पेपर में हो जाती है, इसको प्लीज ध्यान दिया करिए। यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, इस वजह से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ना कि सी होगा। ठीक है, इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन बट नॉट इंक्लूडिंग द देवदासी प्रथा। याद रखिएगा, देवदासी प्रथा इसमें इंक्लूडेड होती है, इस वजह से आपका सही उत्तर बी है, ना कि सी है। इनकरेक्ट पूछा था तो बी आपका सही उत्तर होगा। इस पे जरूर ध्यान दे लिया करिए कि इनकरेक्ट दिया है कि करेक्ट दिया है। अब अगला हम देखते हैं, लिंगायतों के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात इसमें की गई है, हम देखते हैं। ठीक है, उन्होंने भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा की थी। बताइए सही है कि गलत है? तो शिव की एक लिंग के रूप में पूजा की थी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा हम देखते हैं, लिंगायतों ने जाति व्यवस्था को चुनौती दी थी। बताइए, इन्होंने जाति व्यवस्था को चुनौती दी थी, यहाँ तक कि ब्राह्मणवाद व्यवस्था को भी इन्होंने चुनौती दी थी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लिंगायतों ने धर्म शास्त्रों में अस्वीकृत कुछ प्रथाओं को भी प्रोत्साहित किया, जैसे कि यौवन के बाद विवाह और विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए क्या आपका ये सही है? हाँ, ये भी सही है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन किया था। तो याद रखिएगा, इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन नहीं किया था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। ठीक है, याद रखिएगा। लिंगायतों का जो मानना था कि मृत्यु होने पर अनुयायी भगवान शिव के साथ एकीकृत हो जाते हैं, उन्हीं में जाकर मिल जाते हैं, इसीलिए वे धर्म शास्त्रों में निर्धारित अंतिम संस्कार का अभ्यास भी नहीं करते थे, दाह संस्कार का अभ्यास भी नहीं करते थे। याद रखिएगा, वे औपचारिक रूप से अपने मृतकों को दफनाते थे और लिंगायतों ने जाति व्यवस्था तथा ब्राह्मणवादी व्यवस्था को कड़ी चुनौती दी थी और उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी अस्वीकार किया था। तो डी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 14वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए क्लास विचार करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर सही कथन की बात की गई है, करेक्ट स्टेटमेंट की। तो पहला आपको दिया गया है, अनुच्छेद 33 राष्ट्रपति को सशस्त्र बलों, अर्ध सैन्य बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों तथा अन्य समरूप बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 33 empowers the president to restrict or abrogate the fundamental rights of the member of armed force, paramilitary force, police force, intelligence agencies and other similar forces। आप बताइए ये सही है कि गलत है? तो याद रखिएगा, जब भी हम अनुच्छेद 33 की बात करते हैं तो वो राष्ट्रपति को नहीं, वो संसद को, यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होगा, ये संसद को, ठीक है, एम्पावर करता है टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, सशस्त्र बलों, ठीक है, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसीज जो थी तथा अन्य समरूप बलों के सदस्यों के, यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होगा, यहाँ पर आपका संसद होगा, बस इतना याद रखिएगा। इस वजह से पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, अनुच्छेद 33 के तहत बनाए गए ऐसे किसी भी कानून को किसी भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये आपका बिल्कुल सही है कि संसद द्वारा बनाए गए ऐसे किसी भी कानून को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यहाँ पर बस आपको याद रखना था कि आर्टिकल 33 जो है वो किसको एम्पावर करता है? प्रेसिडेंट को नहीं, संसद को, पार्लियामेंट को। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही पूछा है बी, बी जो है वो आपका सही उत्तर है।
अगला हम देखते हैं 15 प्रश्न को। यहाँ पे पारिस्थितिक अनुक्रमण की बात की गई है, इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात की गई है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या बोला गया है, कौन सा कथन आपका असत्य है। अनुक्रमण के अंतिम चरण को अग्रणी समुदाय कहते हैं। अब आप मुझे बताइए, अग्रणी मतलब एकदम इनिशियल फेज, तो उसके अंतिम चरण को हम अग्रणी समुदाय क्यों कहेंगे? सोचिए थोड़ा सा। ठीक है, क्यों कहेंगे ऐसा? अंतिम चरण को हम अग्रणी समुदाय क्यों कहेंगे? अनुक्रमण तब होता है जब बड़े पैमाने पर प्राकृतिक या मानव निर्मित विनाश के कारण समुदायों की एक श्रृंखला दूसरे समुदाय की जगह ले लेती है। तीसरा आपको दिया गया, किसी क्षेत्र का उपनिवेश बनाने वाले पहले पौधे को अग्रणी समुदाय कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोला गया कि अंतिम जो चरण होता है उसको हम अग्रणी समुदाय कहते हैं, और सी में बोला गया है किसी भी क्षेत्र को उपनिवेश बनाने के पहले जो पहला जो आपका पौधा होता है उसको हम अग्रणी समुदाय कहते हैं। तो या तो ए सही होगा या तो सी सही होगा। तो आपको पता है अग्रणी मतलब क्या होता है, जो किसी चीज को इनिशिएट करे। तो अंतिम चरण से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट स्टेज है और ये बिल्कुल सही है। तो पहला तो आपका गलत लग रहा है। ठीक है, दूसरा आपका सही है, तीसरा भी आपका सही है। आखिरी देख लेते हैं, एक स्थलीय क्षेत्र पर प्राथमिक अनुक्रमण में नए स्थान को पहले कुछ शक्तिशाली प्रजातियों द्वारा उपनिवेशित किया जाता है, जो अक्सर सूक्ष्म जीव, लाइकेन और काई आदि होते हैं। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आपका गलत कौन सा था? ए आपका गलत था, इस वजह से आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए क्लास, जब भी हम सक्सेशन की बात करते हैं, अनुक्रमण की बात करते हैं, तो ये दो तरीके का होता है। एक प्राइमरी होता है प्राथमिक, और एक द्वितीयक होता है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर मेनली जब भी ये सक्सेशन स्टार्ट होता है, ये प्रोसेस, तो यहाँ पर एकदम बेयर रॉक होती है, बैरन लैंड होता है, मतलब कुछ भी यहाँ प्रेजेंट नहीं है, बड़े बड़े पत्थर बस प्रेजेंट है। फिर धीमे धीमे समय जैसे बीतता है तो थोड़ी थोड़ी काई लगती है, लाइकेन्स डेवलप होते हैं, तो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स आते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर और समय जब आपका बीतता जाता है तो ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो छोटे छोटे पत्थरों में टूटते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन होता है, पानी आता है, तो छोटे छोटे प्लांट्स निकलना शुरू होते हैं। फिर छोटे छोटे प्लांट्स को रिप्लेस करते हैं बड़ी बड़ी ग्रासेस, फिर छोटे छोटे प्लांट्स, बड़ी बड़ी ग्रासेस और आपकी ट्रीज निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर एक समय आता है, ये जो पूरा लैंड है वो आपका एक फॉरेस्ट के रूप में डेवलप हो जाता है, और इसको हम कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जब पूरी तरीके से डेवलप हो गया। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है अनुक्रमण का, ये 1, 2, 3, 4 दिन नहीं लगता है, इसमें 1000 ऑफ ईयर्स लगता है, 100 ऑफ ईयर्स लगता है, बहुत लंबा समय होता है। बड़े बड़े पत्थर जहां पर कुछ भी नहीं थे, धीमे धीमे वो मिट्टी में टूटे, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स वहां पर आए, फिर वो बड़े बड़े ग्रासेस से रिप्लेस हुए, फिर प्लांट से रिप्लेस हुए, फिर ट्रीज से रिप्लेस हुए, तो एक काफी लंबा समय लगता है। इसको हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक अनुक्रमण। अब द्वितीयक अनुक्रमण की बात करेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन की बात करेंगे, तो आप ऐसे सोचिए कि एक फॉरेस्ट था, वहां पे अचानक से आग लग गई तो पूरा फॉरेस्ट आपका जल के भस्म हो गया। तो अब वहां पर क्या बचा? बैरन लैंड बचा। ठीक है, फिर बैरन लैंड में कहीं से बारिश हुई तो छोटे छोटे बीज जो 1-2 ठो बचे थे वो आपके उगना शुरू हो गए, छोटी छोटी ग्रासेस निकलना शुरू हो गई, फिर ये आपका डेवलपमेंट हुआ और एक समय बाद क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ गई, वो फॉरेस्ट को पूरी तरीके से डेवलप कर गया। लेकिन यहाँ पर जब हमने प्राइमरी सक्सेशन की बात की थी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, पहले बैरन लैंड था, बेयर रॉक्स थे। ठीक है, एकदम सूखा था, कुछ भी नहीं था, वहां पे पत्थर थे। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में पहले यहाँ पर एक पूरा डेवलप्ड फॉरेस्ट था, आग लगने की वजह से वो अब पूरा बैरन हो गया था, वहां कुछ नहीं बचा था। इसी वजह से हम इसको सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में किसमें ज्यादा समय लगता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी में पहुंचने में, पूरा फॉरेस्ट डेवलप करने में, ठीक है, अगर हम एक एग्जाम्पल लेके समझे, फुल फॉरेस्ट डेवलप हो गया तो किसमें ज्यादा समय लगेगा, तो आप बताएंगे प्राइमरी सक्सेशन में, क्योंकि वहां पे पहले कुछ भी नहीं था। सेकेंडरी में तो आग लगने के कारण चीजें नष्ट हो गई थी, तो जल्दी जल्दी आपकी फिर डेवलप भी कर जाएंगी। ठीक है, तो प्राइमरी सक्सेशन में ज्यादा समय लगता है सेकेंडरी सक्सेशन के कंपैरिजन में। ये चीज क्लियर हो गई क्लास? चलिए, अरे अब 16वां प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 16 प्रश्न, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ठीक है, एपेडा की बात की गई है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी,
इस्टेब्लिश की गई किसके द्वारा बताइए? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा, या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो आपकी स्टैब्लिश की गई है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो क्या है? वो आपका सी है। सी जो है वो सही उत्तर है, याद रखिएगा। 17 प्रश्न देखते हैं, बड़ा है तो आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए देखिए, गन्ने की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज की जो आपके प्रश्न है क्लास वो थोड़ा लेंदी है, तो आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज करके प्रश्नों को देखिएगा। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर गन्ने की फसल के संदर्भ में बोला गया है, तो बताइए कौन सा आपका सही होगा? क्या केवल उष्णकटिबंधीय फसल क्रॉप है? ठीक है। फिर दूसरा दिया गया है, या 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान और 75 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से उगती है और ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या है? देखिए, इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर शुगर केन आफ्टर ब्राजील, ये सही है। यहाँ पर इट ग्रोज वेल इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद द टेम्परेचर रेंज ऑफ 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड विद एनुअल रेनफॉल ऑफ 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, ये भी आपका सही है। इट इज एक्सक्लूसिवली अ ट्रॉपिकल क्रॉप, ये गलत है आपका। याद रखिएगा, ये आपका ट्रॉपिकल क्रॉप और सब ट्रॉपिकल क्रॉप दोनों है। यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है ये, मतलब ये खाली ट्रॉपिकल रीजन में नहीं, ये आपके सब ट्रॉपिकल रीजन में भी उगती है। इसको जो टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड का चाहिए रहता है और एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला आपका गलत है, दूसरा तीसरा सही है। करेक्ट पूछा है तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 18वां प्रश्न। भारत के आकार के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4% है। भारत विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है। भारत की भूमि सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। यहाँ पर बोला गया है कौन सा कथन आपका सही है? तो बताइए, भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है भारत? 2.4% है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। भारत विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है? बताइए, नहीं, ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, गलत हो गया। भारत की भूमि की सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर की है, लगभग की बात की गई है, तो ये भी सही है आपकी। ठीक है, और समुद्री तट की सीमा बोलेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 7,516, ठीक है, 516 है, ये 7,516 है समुद्र तट की कुल लंबाई की बात हम कर रहे हैं। तो दूसरा आपका गलत है, पहला तीसरा सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 19वां प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट है। अनुच्छेद 263 राज्यों के बीच और केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बनाए रखने के लिए एक अंतर राज्य परिषद की स्थापना पर विचार किया गया। ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 263 के थ्रू ही एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल की बात की गई टू मेंटेन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट एंड बिटवीन द सेंटर। ठीक है, बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, बिटवीन द स्टेट एंड स्टेट, ठीक है, दोनों ध्यान देंगे। समन्वय को बनाए रखने के लिए एक अंतर राज्य परिषद की स्थापना की गई। किसके बीच में समन्वय को बनाए रखने के लिए? राज्य और केंद्र के बीच में और राज्य के बीच में। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, संसद ऐसी परिषद की स्थापना कर सकती है यदि उसे किसी भी समय यह प्रतीत हो कि उसकी स्थापना से जनहित की पूर्ति होती है। तो बताइए, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कौन करता है? संसद नहीं करती है, राष्ट्रपति ऐसी परिषद की स्थापना करती है यदि राष्ट्रपति को लगे कि किसी भी समय उसे यह प्रतीत हो कि उसकी स्थापना जनहित की पूर्ति के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर संसद नहीं होगा, राष्ट्रपति होगा। तो उत्तर आपका सही क्या हो जाएगा? केवल एक। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, प्रेसिडेंट होगा।
ठीक है ना क्लास, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए 20वां प्रश्न हम देखते हैं। उस प्रतिशतता को क्या कहते हैं जिसके द्वारा उधारकर्ता उधार ली गई राशि से अधिक राशि चुकाता है? तो बताइए, व्हाट इज द परसेंटेज कॉल्ड बाय अ बोरोवर पेज मोर देन बोरोड मनी? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बैंक रेट कहते हैं, इंटरेस्ट रेट कहते हैं, रियल इंटरेस्ट रेट कहते हैं कि लोन टर्म कहते हैं? तो वो क्या कहलाता है? वो आपका सांकेतिक इंटरेस्ट रेट कहलाता है, सांकेतिक ब्याज दर कहलाता है, जिसके द्वारा उधारकर्ता उधार ली गई राशि से अधिक राशि चुकाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 21वां प्रश्न। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या था? ये तो आसान प्रश्न है। निमोनिया के कारण होने वाली शिशु मृत्यु को कम कर देना, रोटा वायरस के प्रभाव को कम करना, मात्रक टिटनेस रोग को समाप्त करना, या शिशुओं का पूर्व प्रतिरक्षण की बात की गई थी? तो बताइए। तो जब भी हम मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं, इंद्रधनुष में आपके 7 रंग है, इसी तरीके से मिशन इंद्रधनुष में भी 7 बीमारियों की बात की गई थी। डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, और यहाँ पर क्या शिशुओं का पूर्व प्रतिरक्षण के पे फोकस किया गया था, प्री इम्यूनाइजेशन फॉर इन्फेंट। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, संपूर्ण टीकाकरण पे यहाँ पे ध्यान दिया गया था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? डी आपका 22वें प्रश्न पे। धन के बहिर्गमन का मुद्दा सर्वप्रथम किस भारतीय के द्वारा उठाया गया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी। ये तो आप सभी को रटा होगा और आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न। आरसी दत्त, एम एन रॉय, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नरोजी। तो ये दादा भाई नरोजी द्वारा, ग्रैंड ओल्ड मैन द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है क्लास, चलिए यहाँ पे याद रखिएगा कि धन की निकासी के सिद्धांत को सर्वप्रथम 1867 में, ईयर इंपॉर्टेंट है, अब हो सकता है परीक्षा में डिफिकल्ट करने के लिए आपसे ईयर पूछ ले। सर्वप्रथम 1867 में लंदन में हुए ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की एक बैठक में दादा भाई नरोजी द्वारा उठाया गया था। आपको पता है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन से रिलेटेड कौन है? दादा भाई नरोजी हैं। तो 1867 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की एक कॉन्फ्रेंस में दादा भाई नरोजी ने ड्रेन वेल्थ थ्योरी को डिस्कस किया था। चलिए अगला देखते हैं 23rd। वास्को डी गामा की प्रथम भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है? तो बताइए कौन सा सत्य है? उसने काली मिर्च के व्यापार में 60 गुना लाभ कमाया था। फिर उसके बाद क्या है? फिर आपका दिया गया है जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था और वह 20 मई 1598 को कालीकट बंदरगाह पहुंचा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? उसने काली मिर्च के व्यापार में 60 गुना लाभ कमाया था, सही है। जमोरिन ने उसका स्वागत किया था, बिल्कुल सही है। उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था, ये भी सही है। 20 मई 1498 है ना, यहाँ पे 1598 दिया गया है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य पूछा है, ए आपका सही उत्तर है। ठीक है ना क्लास। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? 20 मई 1498 को। उस समय कालीकट का राजा कौन था? जमोरिन था। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं 24वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो चलिए बताइए। आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था, जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और आखिरी है, आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं रहा था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ए बी सी डी में से। तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर, आपको पता है 1663 में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। तो यहाँ पर डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बी आपका सही उत्तर हो गया। यहाँ पर हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं एक बार। देखिए, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर 1663 में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। आधुनिक कोची पहले पुर्तगाली उपनिवेश था, जिस पर बाद में डचों का अधिकार हुआ। ठीक है, आपके प्रश्न में क्या दिया गया था? जो आधुनिक
कोची है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हुआ। तो ये आपका गलत है। आधुनिक कोची पे पहले पुर्तगाली उपनिवेश था, उसके बाद डचों का अधिकार हुआ था। कोची 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश बना और आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक ब्रिटिश उपनिवेश रहा। ठीक है क्लास, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 देखिए, जहां पर भी व्याख्या पढ़ने की आवश्यकता होती है वहां पर मैं व्याख्या पढ़ देती हूँ। 25 देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो बताइए किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से, ठीक है, जमन शाह से, दोस्त मोहम्मद से, या फिर शेर अली से? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? महाराजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर जो हीरा था वो उन्होंने प्राप्त किया था शाह शुजा से। ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला हम देखते हैं 26वां प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? ये तो आसान प्रश्न है। बेलगांव 1924, कानपुर अधिवेशन 1925, कराची अधिवेशन 1931, रामगढ़ अधिवेशन क्या है आपका 1940। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें रामगढ़ अधिवेशन 1940, तो यहाँ पर इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, अब्दुल कलाम आजाद ने। और आपको पता है सबसे लंबे समय तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। कराची अधिवेशन की अगर हम बात करेंगे क्लास, तो इसकी अध्यक्षता 1931 में किसने की थी? सरदार पटेल ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद कानपुर अधिवेशन की बात करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर सरोजनी नायडू होंगी और पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, 1925 में कांग्रेस अधिवेशन किया था इन्होंने। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था और ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी की अध्यक्षता उन्होंने की थी। ये आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 27वां प्रश्न। प्राचीन काल में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बता दीजिए, तांबे के बर्तन के लिए, सोने के आभूषणों के लिए, लोहे के उपकरण के लिए, या फिर हाथी दंत निर्मित वस्तुओं के लिए? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? प्राचीन काल में वारंगल लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। सी जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, लोहे के लिए याद रखिएगा। चलिए 28 देखते हैं। मुद्रा राक्षस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी रचना विशाखा दत्त के द्वारा की गई थी या ग्रंथ गुप्ता इतिहास से संबंधित पुस्तक है? तो बताइए, गुप्ता इतिहास से संबंधित पुस्तक है ये मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त के द्वारा की गई थी। और क्या ये गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है? गुप्ता हिस्ट्री से नहीं। ये किससे रिलेटेड है? ये मौर्यन हिस्ट्री से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी में चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन भी कहा गया। अगर परीक्षा में पूछे कि किस में चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन बोला गया है तो वो मुद्रा राक्षस में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। तो बी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 29। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? ये तो कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अद्वैतवाद की बात करेंगे तो शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर निम्बकाचार्य? सही उत्तर क्या होगा? अद्वैतवाद आपका रिलेटेड है शंकराचार्य से। माधवाचार्य से बात करेंगे तो यहाँ पर आपका द्वैतवाद। ठीक है, याद रखिएगा, द्वैतवाद। फिर उसके बाद जब हम बात करेंगे वल्लभाचार्य की तो यहाँ पे शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद। ठीक है, और जब हम बात करेंगे निम्बुकाचार्य की तो यहाँ पे द्वैताद्वैतवाद। ठीक है क्लास, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, जब हम माधवाचार्य की बात करेंगे तो द्वैतवाद, वल्लभाचार्य की शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है, और निम्बुकाचार्य की तो द्वैताद्वैतवाद। अगला हम देखते हैं 30 प्रश्न। यहाँ पे आपका क्या बोला गया है? सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। कलिअरा, विक्रम संवत, गुप्त संवत, शक संवत। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा?
विक्रम संवत की बात करेंगे तो यहाँ पर 57 ईस्वी पूर्व होगा। ठीक है, तो बी का फर्स्ट होगा। बी का फर्स्ट 2 जगह दिया गया है, लेकिन अगर हमें बी का फर्स्ट पता है तो हम ए का फोर्थ लगा सकते हैं, मतलब कली संवत जो है वो आपका 3102 होगा। ठीक है, फिर बचा गुप्त संवत। गुप्त संवत की बात हम करेंगे तो 319 होगा और शक संवत की बात करेंगे तो 78 होगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्लास, देख लेते हैं। ए का फोर्थ, ठीक है, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का आपका सेकेंड। तो डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं 31st। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्ब ऑफ अष्टांग योग। अष्टांग योग का कौन सा आपका एक अंग नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रत्याहार, अस्तेय, समाधि, प्राणायाम। तो यहाँ पर आपका बताइए क्या क्या होगा। जब हम अष्टांग योग की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या होता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। ठीक है, यही अष्टांग योग है, अस्तेय नहीं है इसमें। ठीक है, बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। आपको पता है अष्टांग योग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने योग को लिखित रूप में संगठित किया और योग सूत्र की रचना की। परीक्षा में पूछे योग सूत्र की रचना किसने की है, तो महर्षि पतंजलि ने की है। योग सूत्र की रचना के कारण पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। उन्होंने योग के 8 अंग की बात की है, जिसमें कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन किया है। यही आपके अष्टांग योग है। ठीक है, तो बी आपका सही उत्तर था। अगला हम देखते हैं 32nd। द फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू मेड इन इंडिया वेयर, किसका था बताइए। पहला विष्णु का, शिव का, महावीर स्वामी का या फिर बुद्ध का। तो सबसे पहले जो मूर्तियों का निर्माण हुआ है वो किसकी मूर्तियों का हुआ है, वो बुद्ध की। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई है और बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा की है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो डी है। अगला देखेंगे हम, भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों को साझा सीमा की लंबाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बताइए, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा देश शेयर करता है, तो वो कौन सा देश है, वो है भूटान। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा देश है, भूटान। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि अवरोही क्रम। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर 2 कहां पर है, सब बड़े छोटे से बड़ा बोला गया है। ठीक है, भूटान के बाद कौन सा है, चाइना है। चाइना ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर कौन सा है, पाकिस्तान है। ठीक है, तो पाकिस्तान 1, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, फिर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद नेपाल है, नेपाल के बाद म्यांमार है। ठीक है, और उसके बाद भूटान है, फिर अफगानिस्तान है। ठीक है क्लास, तो आप देखिए आप यहाँ पर, तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ये भूटान नहीं, बांग्लादेश ना क्लास। वैसे आप लोग समझ गए होंगे कि मैम कुछ गड़बड़ बोल रही है, ये बांग्लादेश। अगर आप देखेंगे तो भारत के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन सा देश शेयर करता है, बांग्लादेश शेयर करता है ना, तो यहाँ पर बांग्लादेश होगा। ठीक है, तो अब देखिए बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश के बाद आपका क्या हो गया, चाइना हो गया। ठीक है, चाइना के बाद क्या हो गया, आपका नेपाल हो गया, नेपाल के बाद म्यांमार हो गया, फिर भूटान हो गया और लास्ट में अफगानिस्तान हो गया। ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम देखें तो बांग्लादेश जो है भारत के किन किन राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, असम के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, मिजोरम के साथ और मेघालय, त्रिपुरा के साथ। याद रखिएगा। ठीक है क्लास, किन के साथ, 5 है, असम,
वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, 5 राज्यों के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है और भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश शेयर करता है। और यहाँ पर कहीं पे भी आपको बांग्लादेश नहीं दिया गया है। फिर अगर हम देखेंगे दूसरे नंबर पे चाइना है, तो चाइना भी आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तीसरे नंबर में पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान आपको ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, पाकिस्तान आपको ऑप्शन में दिया गया है। फिर उसके बाद कौन सा हो गया, मतलब यहाँ पे पाकिस्तान हो गया। फिर उसके बाद आपका हो गया नेपाल, ठीक है, फिर म्यांमार। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 आपको किस ऑप्शन में दिया, बी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो बी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर मैंने गलती से बांग्लादेश को भूटान बोल दिया था, उसको सही कर लीजिएगा, बांग्लादेश है। बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, व्याख्या में लिखा भी है क्लास। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि 4000 समथिंग, 3000 समथिंग पाकिस्तान इतना, लेकिन आप ये याद रखिएगा जो सीक्वेंस बताया गया है। 34 देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखिए, या प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर क्वाटरनी काल की चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ पे। तो बताइए, प्री कैम्ब्रियन से लेकर हम क्वाटरनरी पीरियड की चट्टानें, रॉक्स यहाँ मिलती हैं। दूसरा आपको दिया गया है, भारत के यह भाग ब्लॉक भ्रंशन से प्रभावित है, अफेक्टेड बाय द ब्लॉक फॉल्टिंग। तो प्रायद्वीपीय भारत की बात की गई है, पेनिनसुलर इंडिया की बात की गई है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं तो क्लास यहाँ पर हमको प्री कैम्ब्रियन टू क्वाटरनरी पीरियड के सारे तरीके के रॉक्स यहाँ पर हमको मिलते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहाँ पर आपका मेनली ये ब्लॉक फॉल्टिंग देखते हैं। देखिए, नर्मदा, तापी, महानदी जो है वो रिफ्ट घाटियों में बहती है ना। सतपुड़ा जो है, ये सतपुड़ा आपका यहाँ पे ब्लॉक फॉर्म करती है, तो इन्हीं के बीच में ये नदियां बहती है ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही आपका बिल्कुल सही है और उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, इन चट्टानों का निर्माण तप्त मैग्मा के ठंडे होने के फलस्वरूप हुआ है, अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है। ये जीवाश्म रहित है, साथ ही ये चट्टानें पूर्ण रूप से रवेदार है। यहाँ पर किसकी बात की गई है, आर्चियन की, धारवाड़ की, कुटप्पा की, विंध्यन रेंज की। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या होगा। These rocks were formed as a result of the cooling of hot magma. Due to extensive metamorphism, their original form has been destroyed. They are fossil free and are entirely crystalline. यहाँ पे किसकी बात की गई है, बताइए, आर्चियन की, धारवाड़ की, कुटप्पा की या फिर विंध्यन की। तो यहाँ पर हमने बात की है आर्चियन की। ठीक है, आपको पता है, अगर हम देखेंगे आर्चियन है, धारवाड़ है, फिर कुटप्पा है, फिर विंध्यन है, फिर आपका ऐसे चलता है ना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, इनका निर्माण जो मैग्मा के ठंडे होने के कारण से हुआ है और इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते हैं। ठीक है, उनका अभाव रहता है, जैसे नीस, ग्रेनाइट, मार्बल, क्वार्ट्ज, ये जो है वो इनके मुख्य उदाहरण हैं। यहाँ पे याद रखिएगा। तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। अब क्लास कुछ करंट के प्रश्नों को हम देखते हैं यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि आप लोग बार बार कहते हैं करंट के प्रश्नों को भी इंक्लूड करिए मैम। तो आज के क्लास में भी हमने करंट के प्रश्नों को इंक्लूड किया है। इसके पहले वाले टेस्ट में भी हमने करंट के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया था। तो यहाँ पर पहला करंट का क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया गया है। 30 जुलाई 2024 को परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने कहां पर भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को स्थापित करने की अनुमति दी है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने कहां पर भारत के पहले, देखिए भारत के पहले है ना, तो इम्पोर्टेंट है, पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को स्थापित करने की अनुमति दी है। तो बताइए, कलपक्कम, कुंडनकुलम, रावत भाटा या फिर नरोरा। तो यहाँ पर आपका ABCD में से सही उत्तर क्या है, कलपक्कम। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। ठीक है, कलपक्कम में याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं, 30 जुलाई 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो बताइए, किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, डिजिटल इंडिया पोर्टल का,
स्किल इंडिया पोर्टल का, राष्ट्रीय शिक्षा पोर्टल का, या फिर राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और परीक्षण योजना 2 का। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है, एबीसीडी में से। एबीसीडी में से आपका सही उत्तर जो है वो है डी। ठीक है, अगला देखते हैं। 30 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है? तो कहां पर राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है ये बताइए। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। अब सारे स्कूलों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया गया है किस राज्य द्वारा? हिमाचल प्रदेश द्वारा। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं। 29 जुलाई 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? ग्रीन इंडिया, आइडियाज फॉर लाइफ, क्लीन एयर, या फिर वाटर फॉर ऑल। तो यहाँ पर याद रखिएगा, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने आइडियाज फॉर लाइफ का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं। 28 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहां पर किया है, जल्दी से उत्तर बताइए। तो ये किया गया है जापान में अनावरण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं। 28 जुलाई 2024 को किस भारतीय खिलाड़ी ने पहली बार महिला निशानेबाज के रूप में ओलंपिक पदक जीता? इनका तो नाम आप सभी को पता होगा, जो लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर मनु भाकर, हीना सिद्धू, अंजलि भागवत, या फिर अवनी लेखरा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? मनु भाकर। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। 28 जुलाई 2024 को किस टीम ने महिला एशियाई कप 2024 का फाइनल जीता है? तो बताइए किसने जीता है? भारत ने जीता है, श्रीलंका ने जीता है, पाकिस्तान ने जीता है, या फिर बांग्लादेश ने जीता है? तो याद रखिएगा, श्रीलंका ने महिला एशियाई कप 2024 का फाइनल जीता है। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? बी आपका। थैंक यू सो मच क्लास। आज का जो सेशन था वो थोड़ा लंबा था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे थे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हुआ है किसी भी एक्सप्लेनेशन में, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक एक क्वेश्चन जो लेंदी था क्लास, वो इजी भी थे। मैं फिर आपको एक चीज बोलूंगी, कभी भी परीक्षा में अगर लेंदी प्रश्न पूछे, बड़े प्रश्न पूछे, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। आप लोग आराम से उस प्रश्न को पढ़ेंगे, उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस सोच को थोड़ा बदलिए। प्रश्न जब लेंदी होता है तो आसान भी होता है, घबराइए बिल्कुल भी नहीं। और अगर आज के क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट में जाते जाते फिर आपसे एक ही बात कहूंगी कि अपने पर पूर्ण विश्वास रखिए। ठीक है, अपने पे भरोसा रखिए, पढ़ाई करिए, परिश्रम करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप हम लोग से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद क्लास।